हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो वन शॉट वीडियो की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस करने के लिए, समझने के लिए आपको बच्चों कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है वो बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइन का नाम होता है सीधी रेखाएं, ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। अगर आप उसका कंसेप्ट समझ जाते हैं, कंसेप्ट समझने के बाद आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे यार तो बड़े आसान क्वेश्चन थे, हम खामे खाए परेशान हो रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको देखो फार्मूलाज़ की हम बात करते हैं। फार्मूलाज आपको जो 10th क्लास के फार्मूलाज है वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के भी कुछ फार्मूलाज आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब भी 2 पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूला के बच्चे कई बार क्या करते हैं, x1 माइनस x2 लिख देते हैं, यहाँ पर y1 माइनस y2 लिख देते हैं। टेंशन की बात नहीं है, वो फार्मूला भी बिल्कुल ठीक है, कोई नंबर आपके वहाँ पर नहीं कट सकते। तब सेक्शन फार्मूला होता है जब किसी भी लाइन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में x की वैल्यू आप ऐसे निकालते हैं, y की आप ऐसे निकालते हैं। आपने जब 10th क्लास में फार्मूला किया था तो यहाँ पर m1 m2 आप लिखते थे, यहाँ पर हम mn लिख रहे हैं, आपकी बुक में mn दिया हुआ है। आप उसको m1 m2 लिख के भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप फार्मूला को वैसे आप यूज़ कर सकते हो। कोई कंपल्सरी नहीं कि mn ही आपको लिखना है। उसके बाद जब हम मिड पॉइंट फार्मूला की बात करते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला में x1 प्लस एक्स2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई अपॉन में 2। उसके बाद फिर आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं तो फार्मूला थोड़ा सा बड़ा सा होता है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार ये क्या, कैसे याद करेंगे। याद करना बहुत सिंपल है, बिल्कुल तरीके से आप इसको याद करो। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर x1 लिखा होता है, इधर x2 लिखा होता है, इधर x3 लिखा होता है। तो ब्रैकेट के बाहर ध्यान रखना x वाली टर्म्स लिखनी है। और उसके बाद अंदर जब आप लिखोगे तो y वाली टर्म्स होंगी, उसको आपको कैसे लिखना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर यहाँ 2 है तो 2 के बाद फिर 3 आएगा, 3 के बाद फिर वापस 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2 आ जाएगा। ऐसे आप सीक्वेंस से याद रखेंगे तो फार्मूला लिखना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है कि मॉडुलस लगाया जाता है। मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब आप एरिया निकालते हैं तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। एरिया कभी भी हम नेगेटिवली काउंट नहीं करते हैं, इसलिए उसको आपको पॉजिटिव कर देना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लिखनी है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड जब आप निकालते हैं, सेंट्रोइड पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों मीडियन सर्कल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। उसके अगर आप कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसके लिए फार्मूला ये होता है, इसको भी याद रखना आसान है। जैसे मिड पॉइंट फार्मूले में क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या होता है x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3। 3 पॉइंट है, 3 से डिवाइड करना है, 2 पॉइंट है, 2 से डिवाइड करना है। तो लॉजिक समझ समझ के क्वेश्चंस करोगे, फार्मूलाज याद करोगे तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। अब ये सारे जो फार्मूलाज थे ये 10th में आपने पढ़े होंगे, याद भी किए होंगे, इसलिए हमने इनको फटाफट रिवाइज कर लिया। जो आपके बेसिक फार्मूला जो 11th के स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं स्लोप से। स्लोप जैसा कि आप समझते हैं कि किसी भी लाइन का जब हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप का जो बेसिक है, स्लोप का जो कैसे हम डिराइव करते हैं या स्लोप क्या होता है, इस सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ था स्लोप का, जिसमें आपको डिटेल में समझाया हुआ था। अभी हम सिर्फ इसके फार्मूलाज पर फोकस कर रहे हैं कि जब आप स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आपको पॉइंट्स दिए होते हैं या फिर आपको एंगल दिया होता है। एंगल जब भी आपको दिया जाएगा ध्यान रखना कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर होना चाहिए और डायरेक्शन उसकी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। मतलब अगर आप ग्राफ बनाते हैं और लाइन आपकी ये है तो एंगल हमारा इधर होना चाहिए और डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो इस एंगल की हेल्प से आप स्लोप निकाल सकते हैं। फार्मूला होगा इसका m इक्वल्स टू टेन थीटा। लेकिन आपको ये एंगल नहीं दिया, आपको पॉइंट दिए हुए हैं कि भाई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसके लिए आप स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का स्लोप हमेशा बराबर होता है। अगर लाइन दोनों परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। अगर आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए, कहता है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। कई बार पॉइंट आपको कोलिनियर दिया हुआ होता है, उसमें कुछ टर्म होती है x या y या फिर k या p, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। जब यहाँ पर पॉइंट कोलिनियर दिए होंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप स्लोप ऑफ ए बी निकालें या स्लोप ऑफ बी सी निकालें या स्लोप ऑफ ए सी निकालें, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं। एक ही लाइन के ऊपर होने का मतलब है कि स्लोप आप कहीं से भी निकाल लो, स्लोप तो उसका बराबर ही रहना है। तो आप चाहे ए बी से निकालो, बी सी से निकालो या ए सी से निकालो, उनके स्लोप को आप बराबर पुट करो, उसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी।
अगर दो लाइनों के बीच का आपको एंगल निकालना है, आपके पास दो लाइन है, उनका स्लोप के बारे में आपको पता है, तो उसका एंगल निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू में m2। यहाँ पर जब मॉडुलस निकलता है, क्योंकि जब दो लाइनों के बीच का आप एंगल निकालेंगे तो एंगल देखो यहाँ पर भी बनता है और यहाँ पर भी बनता है, तो ये मॉडुलस जो होता है ये दोनों एंगल आपको बता देता है। तो ये बच्चों उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको इक्वेशंस बनानी होती है लाइंस की, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी होती हैं, आपको बस इतना समझना है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन आपको बनानी है या कौन से फॉर्मेट से आपको बनानी है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, यकीन मानो तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता। आपको स्लोप बस पता होने चाहिए, जो मैंने पीछे में डिस्कस किए कि लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या दो लाइनों के बीच का एंगल है, वो बस चीज़ें आपको क्लियर हों और किस सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। और एक इक्वेशन ऐसी बताऊंगा जो लगभग आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, बाकी आपको याद हो या ना हो कुछ, उसको ज़रूर याद रख लेना था, उससे सारे क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दी है तो उसकी जो इक्वेशन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि जो आपकी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। अब मान लो एक सपोज हम यहाँ से एक लाइन पास करते हैं, तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू ये मान लो 2 है, ये कोऑर्डिनेट 0 2 है, तो इस लाइन के ऊपर आप जितने भी कोऑर्डिनेट लोगे उन सभी में y की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो ये पॉइंट मान लो 2 2 आ गया, और आगे मैं बढ़ाता हूँ तो ये पॉइंट मान लो 4 2 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो y है, y की वैल्यू हमेशा हर जगह 2 ही रहेगी। तो y की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, आप x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहो, y की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी बेअसर होता है। तो यहाँ पर इसलिए जब हॉरिजॉन्टल लाइन की आप इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं y इक्वल्स टू ए का मतलब हो गया जिस पॉइंट से आपकी लाइन पास कर रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन की बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 2। ऐसे ही जब आप यहाँ पर वर्टिकल लाइन लेते हैं तो वर्टिकल लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आती है इस तरीके से। इसमें आप देखोगे तो x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हो तो ये मान लो 1 0 है, ऊपर जाओगे तो ये 1 2 हो जाएगा, उससे ऊपर जाओगे ये 1 3 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू जो कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन हमेशा बनती है x इक्वल्स टू ए की वैल्यू फिर वही बात है कि आपकी लाइन कहाँ से पास हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना। अगर आपसे सीधा बोल दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में बनेगी। अब इस फॉर्मेट में बनेगी, पॉइंट कहाँ से लाइन आपकी पास हो रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वो तो जीरो से पास होगा ना, एक्स भी जीरो होता है यहाँ तो वाई भी जीरो होता है। तो सिंपल इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स एक्सिस की इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 0। ऐसे अगर आप एक्स उसकी y एक्सिस की इक्वेशन बनाते हो तो y एक्सिस की इक्वेशन यानी वर्टिकल लाइन है तो वो इस फॉर्मेट में आएगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से अगर वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इक्वेशन बनती है। उसके बाद जो फार्मूला बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी से ही आपके आगे 4-5 जो इक्वेशंस बननी है सब इसी की हेल्प से बनती है। तो यहाँ पर इक्वेशन जब आप बनाते हैं तो इस फॉर्म का नाम होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको अगर पॉइंट इसका नाम भी याद है ना तो आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगी आप क्या लिखने वाले हो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है तो आप लाइन की इक्वेशन हमेशा बना सकते हो। उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। x1 और y1 वो पॉइंट होते हैं जहाँ से आपकी लाइन पास करती है और m इस लाइन का स्लोप होता है। जब भी आप लाइन की इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा उसके अंदर x और y आपको दो ये टर्म्स यूज़ करनी है जो कि एक लाइन के जनरल पॉइंट होते हैं। लाइन इनसे भी पास करती है लेकिन ये लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया होता है वो x1 और y1 का काम करता है। अब हम इसी फार्मूले को बेस लेके आगे ये वाली इक्वेशन हो गई या ये हो गई, सब इक्वेशन हम इसी से निकालते हैं। अगर आपको ये याद है तो आपको ये 13, 14, 15 में जो लिखा है मैंने ये याद ना भी हो काम चल जाएगा आपका, लेकिन कोशिश करना कि याद रहे। जितना चीज़ों को याद रखोगे उतना क्वेश्चन आपके छोटे हो जाएंगे, आपका टाइम बचेगा, मेन बात ये है। तब यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट का मतलब है कि 2 पॉइंट है, लाइन के आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं जहाँ से आपकी लाइन पास कर रही है। तो बस क्या करना है आपको, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। जो स्लोप का फार्मूला हमने पढ़ा था अभी पीछे, स्लोप का फार्मूला क्या था, y2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला आपको यहाँ पुट कर देना है, आपकी इक्वेशन यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगी। उसके बाद अगर बात आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब एक स्लोप आपको दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इंटरसेप्ट होता है कि जब लाइन एक्सिस को क्रॉस करती हुई जाती है। तो यहाँ पर कहता है कि y इंटरसेप्ट इज गिवन, मतलब लाइन आपकी जो है वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। ये पॉइंट आपको दिया है
ये और कहीं से जा रही है नहीं जा रही है उससे मतलब नहीं है, आपको ये y इंटरसेप्ट जहाँ पर है उसका पॉइंट आपको दिया है, जनरली इस पॉइंट को हम लेते हैं c। अब यहाँ पर लाइन का स्लोप आपको दिया होगा, वो स्लोप हम मान लेते हैं m। अब यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो आपके पास ये फॉर्म भी तो बन गई है ना। तो ये जो इक्वेशन बनती है वो इसी फॉर्म से ही बनती है। जब आप यहाँ पर पुट करोगे x1 की जगह 0 और y1 की जगह c, यहाँ पर c पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। ऐसे ही जब आपको x इंटरसेप्ट दिया होगा, मतलब आपकी जो लाइन है वो x एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस कर रही है ये पॉइंट दिया होगा, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट है तो आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, इसको बनाने का तरीका भी यहीं से ही होता है। उसके बाद आता है कि अगर आपको सिर्फ इंटरसेप्ट दे दिए, दोनों खाली इंटरसेप्ट बोल रहा है तो मतलब आपको x का पॉइंट भी दे दिया और y का पॉइंट भी दे दिया, मतलब इस तरह से दे दिया। ये जनरली इसको हम a लेते हैं, इसको b लेते हैं कि भाई लाइन आपकी x एक्सिस को a पे क्रॉस कर रही है और y एक्सिस को b पे क्रॉस कर रही है, तो आपकी जो इक्वेशन है ये बन जाती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन भी आपकी यहाँ से ही बन सकती है, ठीक है। तो जितना हो सकता है कोशिश करना डायरेक्ट याद हो, फिर भी एग्जाम में अगर आप भूल जाते हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास एक पॉइंट है, एक स्लोप है, तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला लगा सकते हो किसी भी सिचुएशन में हो। क्लियर हुई बात आगे। अब आगे हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म आपको कहाँ पर लगानी है, जब आपको यहाँ पर एक लाइन दे रखी हो जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से आपको निकालना हो या दे रखा हो। ये जो डिस्टेंस है इसको हम p लेते हैं और यहाँ पर जो एंगल बनता है इस एंगल को लेते हैं ओमेगा। नॉर्मली ओमेगा यूज़ करेंगे, लेकिन आप थीटा अल्फा कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ओमेगा ही यूज़ करना है। तो ये मेन बेसिक आपकी इक्वेशंस हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जनरल इक्वेशन के बारे में पहले हम इसकी बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। सबसे पहले हमने वीडियो जब स्टार्ट किया था डिस्टेंस फार्मूला हमने वहाँ भी किया था। वहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला था वो दो पॉइंट के बीच में था, कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिए, उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर दो पॉइंट नहीं है, एक लाइन है और एक पॉइंट है। तो इस लाइन और पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। ये भी डिस्टेंस फार्मूला और वो भी डिस्टेंस फार्मूला था, लेकिन वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट था, ये डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट है। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है आपको। अब जब इसका फार्मूला आप लिखोगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, a इंटू में x1 प्लस b इंटू में y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू जो लाइन की इक्वेशन आपको दी होगी वहाँ से मिल जाएगी। x1 y1 पॉइंट आपको दे रखा होगा, वो पॉइंट आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, सिंप्लीफाई करोगे डिस्टेंस निकल जाएगा। पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव डिस्टेंस आएगा तो उसको भी हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिवली मेजर नहीं किया जाता। उसके बाद हम दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसमें और फार्मूला थोड़ा सिंपल हो जाता है, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि जब लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी होगी पैरेलल लाइन की, तो उसके अंदर हमेशा जो a और b वाला पार्ट है वो सेम होगा। ये लाइन आपको पास यहाँ दे रखी है, दूसरी लाइन आपको ये दे रखी है, ये c जो है अलग होगा तो आपकी लाइन पैरेलल होगी। a और b इसमें सेम होगा, तो इसलिए यहाँ पर c1 माइनस c2 करना है बस आपको, और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फार्मूला लगाकर डिस्टेंस निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की। इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट आपको बस इतना है, इतना समझना है कि अगर आपको ये चीज़ इक्वेशन दी हुई है, आपको सीधा डायरेक्टली बताना है कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, और इसके जो एंगल हैं ये साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये जो सारा हमने काम किया था इन इक्वेशंस में, आपको यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन से आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ा याद करना पड़ेगा कि जो x इंटरसेप्ट होता है माइनस c अपॉन a के बराबर होता है। मतलब ये लाइन जो है हमेशा किस x को कहाँ पर काटेगी, जो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी होगी माइनस c अपॉन में a। ठीक है, और लाइन को अगर आप देखना चाहते हो कि y को कहाँ पर काटेगी, तो ये पॉइंट आएगा माइनस c अपॉन में b। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल फॉर्म में जो ये कॉस ओमेगा या साइन ओमेगा है, इसकी वैल्यू आपको निकालना चाहते हो, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू ये आएगी, साइन ओमेगा की वैल्यू ये आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव साइन आ रहा होगा तो उस नेगेटिव साइन को आपको बैलेंस करना है, उसको पॉजिटिव ही करना है। इसका काम सिर्फ इतना है। अगर आप, मैं कहूँ कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो और अगर आप ये याद नहीं भी करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद नहीं भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम।
ठीक है, याद कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या होगा कि किसी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है, अच्छा स्लोप भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आप इसका स्लोप भी निकाल सकते हो इस वाले फार्मूले से। अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो स्लोप हमारा क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है -a/b। इसको ज़रूर याद कर लेना ये, क्योंकि ज़्यादातर काम आता है। आपको मान लो एक सिंपली एक लाइन दे दी, इसने कह दिया कि एक लाइन है आपके पास 2x प्लस में 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का स्लोप क्या है? तो स्लोप के लिए मैं यहाँ पर इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ या इसमें कन्वर्ट करूँ, उससे स्लोप निकालूँ, तो बेटर है कि मेरे को ये पता है कि -a/b स्लोप होता है। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -2/3। तो इसको ज़रूर याद रख लेना, बाकी चीज़ें याद रखो नहीं रखो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वहाँ से समझ लेते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस को आपको एग्जीक्यूट करना है, फार्मूले कैसे यूज़ करना है। तो बच्चों जो क्वेश्चन है इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर का मतलब हो गया कि जो एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ रहे हैं। तो जब एक लाइन है तो लाइन में क्या होता है, कोलिनियर में आपको बताया था कि जो स्लोप होता है वो बराबर आता है। आप कहीं से भी आप स्लोप निकाल लो, चाहे आप AB से निकाल लो, चाहे आप BC से निकाल लो, चाहे आप AC से निकाल लो। तो आपको सिंपली ये बताना है कि बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। तो जब आप AB का स्लोप निकालेंगे तो क्योंकि दो पॉइंट है AB का स्लोप निकालने के लिए, तो y2 माइनस y1, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस x इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 माइनस एक्स, ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 आ गया। इसको आपने कैंसिल करा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में 4 माइनस में 2x। 2x को आप इधर लाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू निकल गई हमारी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस शो दैट द पॉइंट दिस एंड आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th में करे होंगे, लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, इसलिए भाई इसने आप पहले यहाँ पर कह दिया कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस, क्योंकि आप पाइथागोरस लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर AB का स्क्वायर यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल्स टू थर्ड साइड, देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर इस चीज़ को ही पहले डिनाई कर रहा है, भाई आपको वो काम नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका हमारे पास स्लोप का है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमें पता है कि कोई सी जो दो साइड होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर तो ज़रूर होंगी। अब परपेंडिकुलर अगर होंगी तो वो पता कैसे चलता है, स्लोप में हमें पता चल जाता है कि अगर लाइन दो परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, ये A है, ये B है और ये C है, तो हम बारी बारी से इनका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AB, इसको मैं M1 नाम दे देता हूँ, तो 5 माइनस 4 और 3 माइनस 4, तो 1/-1 यानी -1 आ गया। अब स्लोप ऑफ BC निकालते हैं, इसको M2 नाम दे देते हैं। तो BC लेंगे तो यहाँ से -1 -5 डिवाइडेड बाय -1 -3, तो ऊपर आ गया -6, नीचे आ गया -4 यानी 3/2 आ गया। अब स्लोप ऑफ आप निकालो AC, इसको नाम दे देते हैं हम M3 का, तो -1 और -4 डिवाइडेड बाय -1 -4, तो ये आ गया -5/5 यानी ये 1 आ गया। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि कौन से दो पॉइंट ऐसे हैं कौन से दो स्लोप ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -1 आएगा। तो M1 इंटू में M3 इक्वल्स टू -1 आ गया। इसका मतलब जो M1 जिस लाइन का स्लोप था और M3 जिस लाइन का स्लोप था, वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो वो कौन सी लाइन है, AB और AC। तो देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर विद AC। तो अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है ट्रायंगल की, तो इसका मतलब कि ये वर्टाइसेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो उसमें आप बता सकते हो कि यस दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और साथ में एक्सटेंशन में क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाई इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, या कौन सा एंगल इसका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो अल्फ़ाबेट है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंगल A जो है इसमें वो 90 डिग्री होगा और BC इसका हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि A के सामने कौन सी साइड आएगी, BC। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। बच्चों यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहता है द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर PQ एंड R आर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो यहाँ पर देखो आप ट्रायंगल बना लो, फिगर जहाँ पॉसिबल आपको लगती है फिगर बना लो, उससे आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। क्वेश्चन को समझना कि आपको इसमें करना क्या है। ये R आ गया आपके पास 4 5,
अब ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। इस मीडियन की इक्वेशन आपको बतानी है थ्रू द वर्टेक्स आर, जो कि वर्टेक्स आर से आप डाल रहे हो। तो आर से अगर हम ये मीडियन डालते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, हम इसको मान लेते हैं कि एम आ गया। अब देखो आपकी जो आप इक्वेशन यहाँ पर आनी है वो किसकी आनी है इक्वेशन बनानी है आपको एम आर की। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या बताया था, आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्लोप और एक आपके पास पॉइंट। तो यहाँ पर स्लोप से रिलेटेड तो कुछ हमें मटेरियल दिया नहीं है क्योंकि मीडियन दिया हुआ है। मीडियन का हमें पता है कि ये काम क्या करता है कि एक तो ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, प्लस साथ में ये काम ये भी करता है कि ये इस साइड का मिड पॉइंट बन जाता है। तो यानी आप यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर एम के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो आप यहाँ पर रीजन देंगे बिकॉज आर एम इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0 और 2। अब आपके पास क्या हुआ कि m के कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0 और 2। अब क्या करना है, आपको mr की इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर स्लोप नहीं मिला लेकिन दूसरा पॉइंट तो मिल गया। जब आपके पास 2 पॉइंट मिल गए, या तो आप स्लोप निकाल लो यहाँ से, या डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन बना दो आर एम की। इक्वेशन ऑफ आर एम क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म अगर लगाओगे तो y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। बस यहाँ वैल्यूज़ पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका y1 हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ से y2 माइनस वाई वन तो 5 माइनस 2, x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया है, ये y माइनस 5 आ गया, इधर 3 अपॉन में 4 और इधर आ गया x। 4 से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 3x। तो जनरल जब आप इक्वेशन पर लिखोगे तो अगर आप 3x को इधर ला के लिख देते हो ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि जो x वाली टर्म है उसको आप पॉजिटिव नोट में लिखो। तो ये 3x आ गया, 4y को उधर ले जाएंगे माइनस 4y, माइनस 20 को उधर ले जाएंगे प्लस 20। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि माइनस 3x प्लस में 4y माइनस 20, तो ये भी आपकी इक्वेशन ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। बिटवीन एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक्सिस के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर जो दोनों एक्सिस हैं आपके, इसके बीच में जो लाइन आ रही है आपकी, P जो है उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो ये P इसका हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको शो करना है कि लाइन की इक्वेशन ये है। अब यहाँ पर ये कह रहा था कि जो x को भी काट रहा है ये y को भी काट रहा है, ठीक है। बिटवीन एक्सिस का मतलब है कि दोनों को इंटरसेप्ट तो कर रहा है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हम जनरली यहाँ पर क्या लेते थे, पॉइंट A0 लेते थे, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में A दिया हुआ है तो A मत लेना, यहाँ पर आप कोई और पॉइंट ले लेना, M ले लो, इधर ले लो N। तो इन पॉइंट के हिसाब से अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x अपॉन में m y अपॉन n इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है, इस mn की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर इसको पुट करना है। अब mn की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आपको ये p जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है इसका, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला अगर आप यूज़ करते हैं x के लिए तो क्या फार्मूला होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस में x2 बाई 2। यहाँ पर x की जगह आपको a दे दिया है, x1 आपका ये हो गया, या इसको किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a। ऐसे जब आप y का फार्मूला लगाओगे यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला, तो y की जगह आपको b दिया हुआ है, यहाँ पर y1 ये हो गया और y2 ये हो गया। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, n की वैल्यू आपको 2 भी मिल गई। इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर आप पुट करेंगे तो m की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 2a, और n की जगह आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 1। 2 यहाँ से कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2। ये आपकी जो इक्वेशन है ये इस तरह से प्रूव हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। जो दो लाइन आपको दे रखी है उसके बीच का एंगल निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1, 1 प्लस में m1 m2 और उसका मॉडुलस। तो यहाँ पर हम दोनों का क्या करते हैं, पहले स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप निकालने के लिए या तो आप इस इक्वेशन को y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, या आप सिंपली जो मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशंस में कि ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, तो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो वो अगर आपको याद है तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो सीधा -a अपॉन में b,
ठीक है, इस वाले फॉर्मेट से आप इसका स्लोप आराम से निकाल सकते हो। सॉरी वाई नहीं लेना है, यहाँ पर 1 लेना है। इसका कोफिशिएंट लेते हैं और जो m2 आएगा ये आ जाएगा -a/b। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू √3 है। तो आपके पास m1 की वैल्यू भी आ गई, m2 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं। फार्मूला आप यूज़ करते हैं m2 - m1 1 + m1 इंटू में m2। तो जब आप m2 की वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा -1/√3 -√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 इंटू में m2। तो m1 की वैल्यू -√3 और इसकी वैल्यू होगी -1/√3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो -1/√3 आ गया, ये प्लस में √3 आ गया, नीचे आपके पास 1 प्लस में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लेके आपके पास आ गया -1 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय √3 और ये जो यहाँ से आ गया 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 2 आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 प्लस में 3 यानी 2 हो गया और नीचे आ गया √3 इंटू में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/√3। अब यहाँ से जब आप एंगल निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, tan थीटा जो होता है 1/√3 कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 डिग्री। एक्यूट एंगल अगर आपसे पूछा गया है तो 30 डिग्री है, और ऑब्ट्यूस एंगल पूछा गया मतलब लाइन जो है ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल तो आपका 30 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल 180 - 30 यानी 150 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो एंगल आपके आ सकते हैं। तो 30 डिग्री भी हो सकता है और आंसर 150 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। मतलब ये लाइन आपको दे रखी है और इस लाइन के ऊपर आपके पास एक ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है -1 से, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको दी हुई है 3x - 4y - 16 = 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है इसको अगर मैं a और b ले लूँ यहाँ पर, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो, आप फिगर से ध्यान से समझो, कंसेप्ट ध्यान में याद रखो कि जब परपेंडिकुलर होती हैं दोनों लाइन तो उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है। तो अब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो उसके हिसाब से अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालो, सपोज मैं इस लाइन को मैं L1 नाम दे देता हूँ, इस लाइन को मैं L2 दे देता हूँ। तो जब आप L1 का स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ L1, और जो इसका स्लोप है उसको हम m1 नाम दे देते हैं। अब स्लोप का जो फार्मूला डायरेक्ट आप लगाते हैं -a/b, तो ये आ गया आपके पास 3/4। देखिए ये फार्मूला बहुत काम आएगा, स्लोप का फार्मूला डायरेक्ट आपको याद हो जाना चाहिए, -a/b, बहुत आपका टाइम बचेगा। तो आपने स्लोप निकाल लिया इसका m1 का। अब लाइन जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ध्यान रखना, जब लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 और लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल। तो अब यहाँ पर क्योंकि L1 और L2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए जो M1 और M2 का प्रोडक्ट है ये -1 हो गया, और आपके पास M1 की वैल्यू 3/4 है। इसकी हेल्प से आप M2 की वैल्यू निकालते हो तो आ जाएगी -4/3। अब क्या हुआ, आपके पास जो लाइन L2 है उसका स्लोप मिल गया और उसका पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ था। तो इसका मतलब जो इक्वेशन आप निकालोगे, इक्वेशन ऑफ L2, वो क्या बन जाएगी, y - y1 = स्लोप x - x1। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3y - 9 - 4x - 4। इसको आप इधर लाओगे, 4x प्लस में 3y = में 5। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी किस लाइन की, L2 की। अब इसने पूछा था कि आपको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। इस पॉइंट पर आके ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब लाइन दो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो। 10th क्लास में बहुत से क्वेश्चन करे होंगे आपने ऐसे। इसके लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 16 4 = 64। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ जाएगा, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 5 = 15। ये 5 हमने उधर लिखा हुआ है, इसको इधर ही ला के लिख लेते हैं क्योंकि ये भी इधर ही है। साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, 16 और 9 25y। इधर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 14 - 5 9 और 5 - 1 4। तो -25y = 49
तो y की वैल्यू आ जाएगी -49/25। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -49/25। इसको आप पुट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी कर दो। तो यहाँ फर्स्ट में कर लेते हैं, ये हो गया 3x - 4 इंटू में -49/25 -16 = 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19 और -16। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ पहले। तो ये हो जाएगा -196/25 प्लस में 16। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो, 25 एलसीएम आ गया, -196 प्लस में 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 400। 400 में से इसको माइनस करो, 10 - 6 हो गया आपके पास 4 और 9 - 9 0 और यहाँ आ गया 2। तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 को नीचे लेके जाओगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो इधर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, इधर कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 204 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 3। तो x की वैल्यू आ गई 68/25, यानी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट है वो आपके क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू तो ये आई गई, y की वैल्यू आई -49/25, ये हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A एंड B। जो लाइन है उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं A और B, यानी लाइन जो है x एक्सिस को A पे क्रॉस कर रही है, y एक्सिस को B पे क्रॉस कर रही है, और साथ में और क्या दिया हुआ है कि P क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, यहाँ से परपेंडिकुलर आप इसके ऊपर डाल रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो आपको P दी हुई है, तो आपको प्रूव करना है इसको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल फॉर्म आप यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ, ना एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो नॉर्मल फॉर्म तो यहाँ नहीं लगेगी। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लग सकता है, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ओरिजिन है, तो पॉइंट आपको दे दिया 0 0। अब आप पहले क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन बनाओ, क्योंकि इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बन जाएगी यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ लाइन, यह आ जाएगी x/a प्लस में y/b = 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं हम, ax + by + c की फॉर्म में, तो उसके लिए यहाँ पर एलसीएम लिया आपने ab, ये आ गया bx प्लस में ay = 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाओ, ये हो जाएगा ab, और इस ab को भी इस साइड लेके आओ, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से आपको दिया हुआ है कितना, p। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं, ये ax1 by1 प्लस में c डिवाइडेड बाय a² प्लस में b²। तो जो डिस्टेंस आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्टेंस तो दिया हुआ है आपको p, तो डिस्टेंस की जगह आप p पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू ये होगी जो x का कोफिशिएंट होता है, इनटू में x1 आपके पास 0 है, प्लस में b की वैल्यू होगी जो y का कोफिशिएंट होता है यानी a, और y1 की वैल्यू होगी 0, और उसके बाद होता है c की वैल्यू है -ab। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। इसका नीचे क्या आ गया आपके पास, a² प्लस b², यानी यहाँ पर हो गया b² प्लस में a²। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में यहाँ पर p का स्क्वायर करना है, तो p का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये मॉडुलस तो खत्म हो ही जाएगा। मॉडुलस क्या करता है, जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसको भी प्लस करता है, जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसको भी प्लस करता है। तो स्क्वायर करने से क्या होगा भाई, सब कुछ वैसे ही प्लस हो जाना है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया a² इंटू में b², और नीचे वाली जो टर्म है वहाँ से रूट हट गया, तो वो क्या बन गया आपके पास, b² प्लस में a²। अब जो आपको प्रूव करना है उसमें p² आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ गया 1/p²। इसका रेसिप्रोकल किया है तो इसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसको कर दिया b² प्लस में a² डिवाइडेड बाय a² b²। अब जो राइट हैंड साइड है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² को ऐसे अलग कर दिया और a² को हमने ऐसे अलग कर दिया। यहाँ पर b² से b² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो यहाँ से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो जो आपने क्वेश्चन में मांगा था वही रिजल्ट आपका आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत हैं, आप प्रैक्टिस अपनी बुक में से भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपकी हर एक क्वेरी का मैं आपको जवाब दे सकूँ। साथ ही ये चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल लोगों तक पहुँच सके और उनको भी इस चैनल का फ़ायदा हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।